इस जमाने में जहां सिर्फ जिंदा रहना ही मुश्किल है, जहां कपड़े बदन को मुश्किल से ढकते हैं और भूख हर पेट को सताती है, दूसरे कबीले अभी भी कच्चा गोश्त खा रहे हैं और जंगली घास चबा रहे हैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ अपने कबीले को ताजी सूप पीने और भुना हुआ गोश्त खाने के लिए। हमारे पास नरम चावल और घोंघे भी हैं, ऐसे हथियार जो अपने वक्त से कई सदियां आगे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि मैं इस पुराने जमाने में एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस का ज्ञान वापस लाया हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था, जिसका कोड नाम काई था। बॉर्डर पर मुजरिमों का पीछा करते हुए मैं एक चट्टान से गिर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैंने देखा कि कई औरतें जानवरों की खाल में लिपटी मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन मेरे पैर में तेज दर्द तुरंत ध्यान मांग रहा था। सालों की जंगली सर्वाइवल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए मैंने जल्दी से जख्म पहचाना, सांप का काटा हुआ। मैंने पास से एक पत्थर का ब्लेड उठाया, जख्म को काट कर खोला, फिर एक आग से गर्म की हुई टहनी उस पर दबाई। एक दर्द भरी चीख के बाद मैं जमीन पर गिर गया। उम्मीद थी कि ज्यादा गर्मी झर के प्रोटीन्स को खत्म कर देगी। एक रात जिंदा रहने की लड़ाई के बाद मैं अगले दिन एक न खत्म होने वाले कॉकरोच की तरह वापस ठीक हो गया। मैंने एक औरत के हाथ से सूखे गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे खा गया। जब मैंने खत्म किया तो मैंने इशारे से और मांगा। औरत का जवाब जाहिर है नहीं था। आखिर इस छोटे कबीले में जहाँ सिर्फ 50 से ज्यादा लोग हैं, रोज का खाना कम होता है और अब सर्दियां आ रही हैं, उन्हें सामान जमा करना होगा। खाना पहले बड़े काम करने वालों को मिलता है, मुझे अपना खाना खुद ढूंढना होगा। जैसे जैसे मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा करने का तरीका ढूंढना होगा। सोचते हुए अभी सबसे आसान गोश्त मछली है। एक नाला है जो 1000 मीटर से भी कम दूर है, लेकिन यह कबीला मछली नहीं खाता, तो जाहिर है उनके पास मछली पकड़ने के औजार नहीं है। यह सोचकर मैंने कुछ बेलें इकट्ठी की और मछली पकड़ने के लिए टोकरी बुनना शुरू किया। जल्दी ही मैं गुफा के मुहाने पर बेलों का एक बड़ा गुच्छा लेकर वापस आया और टोकरियां बनाना शुरू किया। कई बच्चे मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, मुझे हैरानी से देख रहे थे, अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। पास में कुछ औरतें धूप में घास सुखा रही थीं। अचानक दूर से डर भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। चीफ थेन और 2 आदमी भाग रहे थे, हर कोई एक बड़ा अंडा पकड़े हुए था, भागते हुए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त कान फाड़ देने वाली चीखें हवा में भर गईं। एक 3 मीटर से भी ऊंचा टेरर बीक चीफ के पीछे भाग रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाया, अंडे छोड़ दो, लेकिन कोई नहीं समझा। थेन ने अंडा छोड़ने से मना कर दिया और टेरर बीक ने थेन को छोड़ने से मना कर दिया। कुछ ही पलों में पक्षी ने पकड़ लिया। एक तेज हमले में थेन उसी जगह मर गया। दूसरे 2 आदमी यह देखकर तुरंत अपने अंडे फेंककर जंगल के किनारे की तरफ भाग गए, पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। मेरे पास के बच्चों ने ऐसा खौफनाक नजारा कभी नहीं देखा था। वह घबराहट में चीखने लगे। टेरर बीक ने अपना निशाना खो दिया, तुरंत पलट गया और गुफा के पास चिल्लाते बच्चों की तरफ लपका। यह देखकर मैंने जल्दी से बच्चों को गुफा के अंदर धकेल दिया। अंदर की औरतें ने तेजी से एक बड़ा गोल पत्थर धकेलकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। टेरर बीक अंदर नहीं जा सका। वह थेन की लाश की तरफ पलटा और खाना शुरू कर दिया। मैंने एक फैसला किया, इस पक्षी को मारना होगा। इसने इंसानी गोश्त चख लिया है और कबीले की जगह जानता है, वरना कबीला कभी शांति से नहीं रह पाएगा। लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं है, सीधी लड़ाई नामुमकिन है। तब मैंने पक्षी के लंबे मजबूत पैर देखे। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। पहले मैंने 2 मुट्ठी के बराबर पत्थर ढूंढे। मैंने सांप की खाल उतारी जो मेरी कमर पर बंधी थी और हर सिरे पर एक पत्थर बांध दिया। इस बने हुए बोला के साथ मैं गुफा के मुहाने में एक छेद से बाहर निकल गया। अंदर के लोग हैरान थे। वह मुझे वापस खींचना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं टेरर बीक फिर से ना आ जाए। वह सिर्फ अंदर से बेचैनी से देख सकते थे, बेचारे दर्शक बनकर। मैं चुपचाप झाड़ियों में छुप गया, नीचे झुककर आगे बढ़ा। मैं टेरर बीक से लगभग 500 से 600 मीटर दूर रुका। पक्षी अभी भी अपना खाना खा रहा था, इस बात से अनजान कि वह मेरा शिकार बन चुका है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, सांप की खाल की रस्सी के बीच को पकड़कर बोला को तेजी से घुमाया। दोनों पत्थर बाहर की तरफ घूमे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने रस्सी को कसकर खींच दिया। टेरर बीक ने हरकत महसूस की। उसने अपना सर उठाया, चीखा और सीधा मेरी तरफ लपका। वह करीब और करीब आता गया। गुफा के मुहाने पर औरतें और बच्चे डर के मारे चीखने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, पत्थर की तरह मजबूत। जब टेरर बीक 30 मीटर तक पहुंचा, मैंने बोला फेंका। घूमता हुआ हथियार हवा में उड़ा। जैसे ही वह पक्षी के लंबे पैरों से टकराया, वह कसकर लपेट गया। टेरर बीक, जो पहले ही 10 मीटर के अंदर था, उछलकर निशाने पर हमला करता है। पक्षी के लंबे पैर संतुलन खो देते हैं और गिर जाता है। उसके छोटे पंख बेकार में फड़फड़ाते हैं। वह खड़ा नहीं हो सकता। गुफा में रहने वाले लोग जमकर खड़े थे, मुंह हैरान होकर खुले थे। मैंने तुरंत 2 बच्चों को बुलाया कि वह पक्षी की गर्दन पकड़कर रखें। मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से उस पर पटक दिया। टेरर बीक के सर से खून उछला। उसका शरीर जोर से तड़पना बंद कर देता है, फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। दोनों बच्चे मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैंने पक्षी के पैरों से सांप की खाल खोली, उसे दोबारा अपनी कमर पर लपेटा और दोनों लड़कों को इशारा किया कि वह टेरर बीक को गुफा तक खींचने में मेरी मदद करें। लड़के अब बिल्कुल आज्ञाकारी थे।
जैसे समर्पित अनुयायी हों। हम तीनों मिलकर उस बड़े पक्षी को उसके पैरों से खींचते हैं गुफा की तरफ। 3 लोगों को इतना बड़ा शिकार वापस लाते देख गुफा में रहने वाले लोग अब अंदर नहीं रह सके। वह उत्तेजित होकर चिल्लाए, पत्थर को हटा दिया और मदद करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। दूर से वह 2 बड़े आदमी जो पेड़ों पर चढ़ गए थे अब नीचे उतरे। उन्होंने पूरा शिकार देखा। मैंने अकेले एक टेरर बीक को मार गिराया। वह बहुत प्रभावित थे। यह पहली बार था जब उनके कबीले ने कभी इतना बड़ा शिकार पकड़ा था। गुफा में वापस आकर मैंने औरतों से कहा कि वह मेरे लिए पंख बचाकर रखें, बाकी वह संभाल सकती हैं। खतरा टल जाने के बाद मैंने अपनी टोकरी बुनना जारी रखा। लगभग 1 घंटे बाद 2 बुनी हुई टोकरियां तैयार हो गईं। मैंने उन्हें कुछ टेरर बीक के अंदरूनी हिस्सों से भरा और नाला की तरफ चल पड़ा। वह औरत मुझे अकेले नाला की तरफ जाते देख पीछे चली। उसे लगता था कि मैं काबिल हूं और वह मुझ पर नजर रखना चाहती थी। दोनों लड़के जिन्होंने अभी अभी मुझसे वफादारी की कसम खाई थी, मुझे एक और अजीब चीज ले जाते देख तुरंत मेरे पीछे भागे। 4 लोगों का समूह जल्दी से नाला तक पहुंच गया। मैं किनारे पर खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था। जो मैंने देखा उससे मेरा दिल तेज धड़कने लगा। सिर्फ कुछ ही मिनट में मैंने कई बार बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों को खाते देखा। इस नाला में मांसाहारी मछलियां हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा यहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ है। नम पानी इतना साफ है कि मैं सीधा नीचे तक देख सकता हूँ और मछलियां हर जगह हैं। मैंने एक अच्छी जगह चुनी, टोकरी से बंधी घास की रस्सी को पकड़ा और उसे पानी में उतारा। गोश्त की खुशबू तेजी से फैल गई। 20 मीटर के अंदर की मछलियां बेचैन हो गईं। टोकरी की तरफ तेजी से तैरने लगी, अंदर आकर अंदरूनी हिस्सों के लिए लड़ने लगी। मैंने टोकरी को पानी से बाहर खींचा। जो बच निकले उनके अलावा 4 बड़ी मछलियां अंदर बची थीं और नाला की मछलियां भागी नहीं थीं। वह नीचे घूम रही थीं, अभी भी टुकड़ों के लिए लड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क में कोई मछलियों को खाना खिला रहे हों। दोनों बच्चे और बड़ी औरत हैरान थे। उस अजीब चीज को पानी में डालकर और बाहर निकालकर वह इन बिना पैर वाले जीवों को पकड़ सकते थे, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने 4 मछलियों को जमीन पर फेंका, ध्यान से साफ किया, साशिमी का एक टुकड़ा काटा और उसे खा लिया। मुझे कच्ची मछली खाते देख वह तुरंत समझ गए कि यह खाना है। उन्होंने मेरी नकल की, एक टुकड़ा काटा और अपने मुंह में डाला। औरत की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि यह खाने का एक नया जरिया है। वह उत्तेजित होकर बातें करने लगी, मुझे मछली पकड़ना सिखाने का इशारा करते हुए, लेकिन मैंने उसे यह काम नहीं करने दिया। इसके बजाय मैंने उसे और एक बच्चे को मछली साफ करने का काम दिया, जबकि एक और बच्चा घास का इस्तेमाल करके साफ की हुई मछलियों को एक डंडी पर पिरोकर कबीला तक वापस ले जाने के लिए। मैंने मछली पकड़ना जारी रखा। अब सारी मछलियां इकट्ठी हो रही थीं। मैं बस किनारे पर झुककर टोकरी से पकड़ता रहा। हर बार में अच्छा शिकार मिलता था। हम चारों ने पूरी दोपहर काम किया। अंत तक हमने 200 से ज्यादा मछलियां पकड़ी थीं। सबसे बड़ी का वजन लगभग 10 पाउंड था। 3 लोग नहीं कर सकते, उन सबको वापस ले जा सकते, तो हमने एक बच्चे को और मददगार लाने के लिए भेजा। आखिर में समूह ने अपना शिकार एक बड़े जुलूस की तरह गुफा की तरफ वापस ले गया। अब तक जमा करने वाले और शिकार करने वाले सब वापस आ चुके थे। सही औजारों के बिना वह मर चुके होते। बड़े लोग सिर्फ छोटे शिकार पकड़ पाए थे, खरगोश, जंगली मुर्गियां और ऐसे ही। तब बच्चे मछलियां लेकर पहुंचे, गर्व से चिल्लाते हुए अपना शिकार बड़ों को दिखा रहे थे। बड़े लोग चीफ की मौत से उदास थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा शिकार देखा तो वह तुरंत खुश हो गए। थेन की दुखद घटना जल्दी भुला दी गई। आज के शिकार को अलग करने के बाद सभी कबीला के सदस्य गुफा के बाहर इकट्ठे हुए। मुहाने के सामने खुली जगह में उन्होंने लकड़ी का एक बड़ा ढेर लगाया था। थेन की लाश उसके ऊपर रखी थी। एक बूढ़ा आदमी जिसके सर पर 2 भेड़ के सींग थे चिता को आग लगाता है। दहकती हुई आग ने चीफ के शरीर को जल्दी से भस्म कर दिया। आग की रोशनी हर चेहरे पर नाच रही थी। बच्चों को भुने हुए गोश्त की खुशबू आई और उन्होंने अपनी लार निगली। उन्हें कोई दुख नहीं था। बड़े लोग अब एक नए खाने के जरिए के साथ शांत रहे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया कबीला को देखने के लिए। कबीला में अभी 52 सदस्य हैं, 8 बड़े आदमी, 15 बड़ी औरतें और बाकी अलग अलग उम्र के बच्चे हैं। बूढ़ा आदमी जिसने आग जलाई थी वह कबीले का बुजुर्ग है, क्योंकि वह सबसे बूढ़ा है। हर कोई उसे कबीले का सबसे समझदार आदमी मानता है, तो अब उसे दूसरे नंबर पर रहना पड़ सकता है। मैं सबके दिलों में उसकी जगह ले रहा हूँ। एक आदमी भी है जिसके 6 उंगलियां हैं, जो लकड़ी का डंडा इस्तेमाल करना पसंद करता है, शायद खून के रिश्ते में शादी की वजह से। वह कुछ सीधा साधा लगता है। 6 के बगल में एक आदमी है जो पंखों का हार पहने हुए है। वह चालाक लगता है और 6 की तरह लकड़ी का डंडा पसंद करता है। फेदर के पीछे स्टोन है जो हड्डियों का हार पहने हुए है और पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। कुछ दूर खड़ा एक 15 साल का नौजवान है जिसका सिर्फ एक कान है और उसके बाएं गाल पर 4 निशान हैं। उसका हथियार एक सीधी टांग की हड्डी से बना हुआ भाला है। स्कार के बगल में 17 साल का फेंग है। उसका बाप 2 पीढ़ी पहले चीफ था। उसके हथियार 2 फुट लंबे सेबर टूथ टाइगर के दांत हैं। फिर ऑक्स है जो कबीले में सबसे लंबा है, मजबूत बनावट वाला। उसका हथियार सीधा और खौफनाक है, बस एक टांग की हड्डी। आखिर में फ्लिंट है जो छड़ी के सहारे चलता है। वह अब जमा करने वाले समूह के साथ चलता है, रास्ता ढूंढने और पहरेदारी का काम करता है।
उसे पत्थर के औजार तेज करना पसंद है। वह कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा सपना मरने से पहले एक पत्थर की प्लेट बनाना है। कुल मिलाकर सभी आदमियों में स्कार, फैंग और ऑक्स कबीले की सबसे अच्छी लड़ने की ताकत है। चीफ को जलाने के बाद अंधेरा हो चुका है। एल्डरहॉर्न की अगुवाई में सभी खाना बांटने के लिए गुफा में घुसते हैं, क्योंकि किसी ने पहले मछली नहीं खाई थी। आज उन्होंने एक छूट दी। मैंने खाना बांटा। मैंने एक पहले से भुनी हुई मछली ली और दिखाया कि उसे कैसे खाते हैं और कांटे कैसे निकालते हैं। हर कोई मेरी नकल करते हुए मजे से खा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने पेट भर खाया था। हर कोई खाते हुए और खरुश होता गया। वह खाते हुए नाचने भी लगे। ये का नजारा। अचानक मुझे घर जैसा एहसास देता है। मैंने चुपचाप कसम खाई कि मैं कबीले को एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाऊंगा। सबके खाना खत्म करने के बाद एल्डरहॉर्न ने एक जली हुई लकड़ी ली और रखी के बेच सकता है। मेरी मछली पकड़ने की घटना को गुफा की दीवार पर बनाता है। इसी बीच मैंने औरतों को टोकरियां बुनना सिखाया। मैंने 2 घास की रस्सियां जोड़कर उन्हें बैकपैक में बदल दिया। अब से उन्हें जानवरों की खाल में फल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमा करने की क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। औरतों को वह तुरंत पसंद आ गए। वह बारी बारी से उन्हें पहनकर देख रही थीं। उन्हें उतारने में हिचकिचाहट हो रही थी। आखिर में वह कल और बेलें इकट्ठी करने पर राजी हो गईं ताकि अपनी बना सकें। अपनी शुक्रगुजारी दिखाने के लिए उन्होंने जमा करने वाली टीम से 2 हिरन की खाल चुनी और मेरे हाथों में रख दी। इस पल से मैं कबीले का पहला बच्चा बन गया जिसने जानवर की खाल पहनी। लेकिन मैं कंजूस नहीं हूँ। मैंने एक खाल रखी और दूसरी 2 और 3 साल के बच्चों की माओं को दे दी ताकि वह अपने बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और पुराने समाज में जहाँ कोई इलाज नहीं था, एक मामूली सर्दी या बुखार भी जानलेवा हो सकता है। तो यह एक हिरन की खाल एक जिंदगी के बराबर है। मुझे यकीन है कि अगर मुझे कभी उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वह मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। एक मामूली मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद मुझे प्यास लगी, लेकिन उस पत्थर के बर्तन को देखकर जहां सब साथ पीते थे, मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूं। मैं उससे पानी नहीं पी सका। अब पानी रखने के लिए कुछ बर्तन बनाने का वक्त है। जल्दी ही कबीला के सदस्य गुफा से बाहर निकले, बातें करते हुए। लेकिन आज वह शिकार करने के लिए नहीं दौड़े। एल्डरहॉर्न ने सभी आदमियों को इकट्ठा किया, गुफा के मुहाने के पास खुली जगह पर। लगता है वह नया चीफ चुन रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ चीफ बनकर ही मैं सबको हुक्म दे सकता हूँ। तो मैं चयन में शामिल हो गया। चयन का तरीका सीधा और खौफनाक था। 2 आदमी बिना हथियारों के लड़ते हैं। जो सबसे मजबूत होता है वह अगला चीफ बनता है। जल्दी ही स्कार और ऑक्स जीतकर सामने आए। उन्होंने लड़ते हुए देखकर मैंने बेचारे होकर अपना सर हिलाया। बिल्कुल कोई टेक्निक नहीं थी, बस कच्ची ताकत की लड़ाई थी। जल्दी ही स्कार और ऑक्स के बीच का मैच आया। 6 फुट 3 इंच का ऑक्स एक लोहे के बुर्ज की तरह खड़ा था। स्कार को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करीब जाए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय वह चीखा और पहला हमला किया। लेकिन जैसे ही वह ऑक्स तक पहुंचा, ऑक्स के बड़े हाथों ने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। इससे पहले कि स्कार कुछ कर पाता, ऑक्स ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा और कुछ देर तक उठ नहीं पाया। ऑक्स ने उत्तेजित होकर अपनी छाती पीटी। कबीला के सदस्य उत्तेजित होकर चिल्लाए, दिखाते हुए अपनी इस नए चीफ की। फिर मैं कुछ ही कदमों में उसके पास गया। अभी मैं भी हूँ। ऑक्स ने मुझे देखा। एक बच्चा उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। उसने अपनी छाती पीटी और गरजा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं ऑक्स के सामने लड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। वह मुझे नीचे देखता है। मैं मुश्किल से उसकी छाती तक पहुंच रहा था। उसकी आंखों में विश्वास और घृणा भरी थी। बच्चों को मेरे लिए चिल्लाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए देखकर मैं नहीं हिचकिचाया। मैं ऑक्स की तरफ लपका। अपना बायां पैर ऑक्स की थोड़ी झुकी हुई जांघ पर रखा और उछल गया। मेरा दायां घुटना जोर से ऑक्स के जबड़े पर लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सीधा नीचे गिर गया। जमीन पर लुढ़कता हुआ कराह रहा था। कबीला के सदस्य तुरंत हैरान रह गए। ऑक्स कबीले का सबसे मजबूत योद्धा है। अगर वह हार भी गया तो उसे एक ही वार में नहीं हराना चाहिए था, और वह भी मेरे जैसे एक कम उम्र बच्चे से। एल्डरहॉर्न अचानक बहुत उत्तेजित हो गया। एक एहसास, बिना किसी बुनियाद के लेकिन मजबूत, उसके दिल में उठा। पूरा कबीला और ज्यादा मजबूत होता जाएगा इस बच्चे की वजह से। इससे पहले कि वह कोई ऐलान कर पाता, कबीला के सदस्यों ने मुझे पहले ही ऊंचा उठा लिया था। हवा में उछाल रहे थे अपने नए चीफ के जन्म का जश्न मनाने के लिए। सिर्फ 2 दिन में मैं कबीले में बहुत सारे चमत्कार लाया हूँ। यह नतीजा वही था जो सबने चाहा था। ऑक्स अब तक ठीक हो चुका है। वह जाहिर है अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। भीड़ की हैरान कर देने वाली चीखों के बीच वह फिर से मेरी तरफ लपका। यह देखकर मैं तुरंत नीचे पलट गया। जब ऑक्स मुझ तक पहुंचा, मैंने उसकी 2 उंगलियां पकड़ी और उन्हें जोर से आगे खींचा। फिर एक तरफ हटकर मैं ऑक्स के पीछे घूम गया और उसके घुटने के पीछे जोर से लात मारी। ऑक्स मुंह के बल जमीन पर गिर गया। जितना वह तड़पता उतना ही उसे दर्द होता। 2 मिनट से भी कम समय में ऑक्स जैसे मजबूत आदमी के पास भी दया की भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके चेहरे से आंसू और नाक बह रही थी। मैंने आखिर में रोते हुए बड़े आदमी को छोड़ दिया, अपने हाथ झाड़े और गुफा में चला गया।
भीड़ फिर से उत्तेजित हो गई। बच्चे खुशी से जश्न मना रहे थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी बड़े को हराया था। औरतें बातें कर रही थीं कि उन्होंने बेलें कहाँ देखी थीं। प्लान कर रही थीं कि मैं उन्हें आज रात और बैकपैक बुनना सिखाऊंगा। एल्डरहॉर्न गुफा को एक उलझे हुए भाव से देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। उस पल में मैं एक बिल्कुल नए रूप में बाहर आया। मैंने एक मामूली हिरन की खाल पहनी थी। मेरे काले बाल सांप की खाल की पट्टी से बंधे हुए थे। मैं साफ, तेज और काबिल लग रहा था। यह मेरा ध्यान से सोचा हुआ नया स्टाइल था। वह कहते हैं कि यह रूप पुराने जमाने से चला आ रहा है। शुरुआती किसान अपने बाल बांधने लगे थे क्योंकि खुले बाल खेत के काम के लिए ठीक नहीं थे। यह खेती की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। कबीले की हैरान कर देने वाली नजरों के नीचे मैं भीड़ में गया और आज के काम बांटना शुरू किया। सबसे पहले मैंने जमा करने वाली टीम को दोबारा बनाया। कबीला में अब 15 बड़ी औरतें हैं, 6 गर्भवती हैं, बाकी 9 और फ्लिंट मिलाकर 10 लोग बनते हैं। लेकिन आज मैंने सिर्फ 8 औरतों को जमा करने भेजा। अब जब उनके पास बैकपैक हैं तो उन्हें सुरक्षा के लिए फ्लिंट की जरूरत नहीं है। हर औरत अपनी सुरक्षा के लिए एक डंडी ले जा सकती है। 6 गर्भवती औरतें घर की देखभाल करने और 2 और 3 साल के बच्चों की देखभाल करने के लिए पीछे रुकती हैं। बड़े बच्चे घास इकट्ठी करेंगे। बची हुई औरत 2 लड़कों को नाला पर मछली पकड़ने ले जाएगी। अब सबके पास काम है, लेकिन फ्लिंट को कोई काम नहीं मिला है। वह उदास लगता है। इस आदमी के लिए जिसने अपनी जिंदगी एक पत्थर की प्लेट बनाने में लगाने की कसम खाई थी, मैंने उसे मिट्टी के बर्तन बनाने का प्लान किया है। लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। तो अभी के लिए मैंने उसे कुछ और काम दिया। कल की मछलियां अभी तक सूखी नहीं है। नमक के बिना वह इस मौसम में जल्दी सड़ जाएंगी। धुआं उन्हें सालों तक बचा सकता है। तो मैंने फ्लिंट को यह तरीका दिखाया, फिर सब कुछ उस पर छोड़ दिया। इसी बीच मैंने गुफा के सामने एक समतल जगह ढूंढी और भट्टी बनाने के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया। भट्टी में 3 लेवल हैं। सबसे नीचे राख निकालने और हवा के लिए है, बीच वाला लकड़ी डालने के लिए और सबसे ऊपर मिट्टी के बर्तन रखने के लिए। 3 या 4 घंटे के काम के बाद भट्टी आखिर में बन गई। लेकिन एक गीली भट्टी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मैंने कल के मछली पकड़ने वाले 2 लड़कों को बुलाया और उनसे हर लेवल में लकड़ी जमा करके जलाने को कहा। आज दोपहर तक यह तैयार हो जानी चाहिए। सारा काम बांटने के बाद मैं खुद नाला पर मिट्टी चुनने गया। मैंने काम करने के लिए एक चिकना समतल पत्थर ढूंढा। मिट्टी को पीटने और गूंदने के बाद मैंने उसे आकार दिया। जल्दी ही पहला छोटा पानी का घड़ा, नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा, तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने 3 और बनाए। उन सबको गुफा के बगल में सूखने के लिए रख दिया। फिर कई 2 हैंडल वाले खाना पकाने के बर्तन, दर्जनों मिट्टी के कटोरियां और कुछ छोटे बर्तन। ये चीजें खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, बस काम की हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि इनमें से कितने आग में बच पाएंगे। जब दोपहर आधे से ज्यादा हो चुकी थी, मैंने सभी आधे सूखे टुकड़ों को भट्टी में रख दिया। दोनों लड़के और फ्लिंट पास खड़े थे, ध्यान से देख रहे थे। नए चीफ ने एक दिन में इतने सारे मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। उन्हें बस नहीं पता कि ये काम करेंगे या नहीं। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। मैं आग के गड्ढे के पास बैठ गया, खूब लकड़ी डालता रहा और शाम तक वहीं रहा। जमा करने वाले और शिकार करने वाले कबीला के सदस्य एक एक करके वापस आए। औरतों का शिकार बहुत ज्यादा था। बैकपैक जंगली फल और सब्जियों से भरे हुए थे। बेलों के बड़े गुच्छे, जाहिर है, और बैकपैक बनाने का प्लान था। आदमियों का शिकार भी आज अच्छा था। 2 बड़े पक्षी जो टर्की जैसे लगते थे, कुछ अंडे और कई ग्राउंड हॉग। आज की 100 से ज्यादा मछलियों को मिलाकर कबीले का कुल शिकार बहुत ज्यादा है। जो भी खाना हम आज खा सकते हैं उसे जमा किया जा सकता है। उन गर्भवती औरतों के साथ जो जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनके पास खूब खाना होगा। जब मिट्टी के कटोरियां सफेद होने लगी तो मैंने लकड़ी डालना बंद कर दिया। मैंने आग को खुद ही बुझने दिया और रात भर ठंडा होने दिया। कल सुबह हम भट्टी खोल सकते हैं। एक दिन की मेहनत के बाद कबीला के सदस्य थक चुके थे, लेकिन जैसे ही वह आग के आसपास इकट्ठे हुए, हर चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। अब और भूख नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने 2 बड़े पक्षियों को मिट्टी में पके हुए चिकन में बदल दिया है। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं चखा था, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। खाने में सिर्फ थोड़ा सा मोटा नमक था। आप उसे मुश्किल से ही चख सकते थे। नमक अभी बहुत कीमती है। वह कहते हैं कि यह दूसरे कबीले से बदला गया था। मैं पहले ही अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा हूँ। क्या मैं मिट्टी के बर्तन नमक के लिए बदल सकता हूँ? सबके खाना खाने के बाद औरतें टोकरियां बुनने के लिए गुफा में वापस आईं। उन्होंने पाया है कि बैकपैक सच में बहुत उपयोगी हैं। आज जमा करने वाली टीम में कम लोग होने के बावजूद उन्होंने पहले से ज्यादा इकट्ठा किया। मैंने सभी जानवरों की खाल बांट दी। अब कई बच्चे कंबलों के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। अगली सुबह मैंने तुरंत मिट्टी के बर्तन पकाने के नतीजे देखे। फ्लिंट एल्डरहॉर्न के साथ दौड़कर आया, बुजुर्ग से घबराहट में बातें करते हुए। मैं खुद बहुत घबराया हुआ हूँ। मेरा नमक बदलने का प्लान और मेरा गोश्त की सूप का सपना सब इस पर निर्भर करता है। एक सुनहरे अंडे को तोड़ने की उम्मीद के साथ मैंने भट्टी से मिट्टी का ढक्कन उठाया और अंदर झांक कर देखा। सभी मिट्टी के कटोरियां चमकदार टेराकोटा लाल रंग की थीं, जैसे पॉलिश की हुई हों, अचानक से चिकनी। यह देखकर फ्लिंट ने एक कटोरी उठा ली, उत्तेजित होकर उस पर हाथ फेरते हुए। फिर वह लड़खड़ाता हुआ गुफा की तरफ वापस गया। कुछ ही पलों बाद वह वापस आ गया।
पानी की कटोरी लेकर वापस आया, खुशी से चिल्लाते हुए। गर्व से कबीले को यह खूबसूरत पानी रखने वाला बर्तन दिखा रहा था। मैं मुस्कुराया और मिट्टी के बर्तन निकालता रहा। 4 खाना पकाने के बर्तन और 4 छोटे पानी के घड़े बिल्कुल सही निकले, चिकनी सतह बिना किसी दरार के। 8 चमचों में से सिर्फ 2 बचे, बाकी पिघलकर आपस में चिपक गए। 20 से ज्यादा मिट्टी के कटोरियों में से सिर्फ 12 इस्तेमाल के लायक थीं। एक के बाद एक टेराकोटा मिट्टी के बर्तन भट्टी से बाहर निकले। कबीला के सदस्यों को सिर्फ हैरानी और उत्तेजना महसूस हुई। फैंग और ऑक्स सबसे तेज चले। हर कोई एक घड़ा पकड़कर नाला की तरफ दौड़ा। जल्दी ही वह पानी के 2 घड़े लेकर वापस आए। हालांकि एल्डरहॉर्न उत्तेजित था, उसने अपनी शांति बनाए रखी। उसने इशारा किया और मुझसे बात की, पूछा कि यह कैसे किया गया। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, कल के 2 मददगार उत्तेजित होकर समझाने लगे। लेकिन मेरी मुख्य चिंता यह थी कि क्या मैं नमक के लिए बदला कर सकता हूँ। मैंने यह सवाल एल्डरहॉर्न से किया। अचानक एल्डरहॉर्न ने मुझे ऐसे देखा जैसे वह किसी फिजूल खर्च बच्चे को देख रहा हो। उसने अलग अलग मिट्टी के बर्तनों की तरफ इशारा किया, फिर कबीले के बड़ों और बच्चों की तरफ अपनी भाषा में समझाया कि यह चीजें कितनी कीमती हैं। जब मैं आखिर में समझा तो पूरी तरह हैरान रह गया। यहाँ तक कि एक अकेला बर्तन एक लगभग बड़े लड़के या 2 लड़कियों के लिए बदला जा सकता है। पानी के घड़े और खाना पकाने के बर्तनों की तो बात ही छोड़ दो। अलग अलग कबीले में पानी रखने वाले बर्तन बहुत कम मिलते हैं। पूरी जिंदगी एक पत्थर की प्लेट बनाने में लगाना आम बात है। और ज्यादा बर्तन पाने के लिए कुछ कबीले बिना हिचकिचाहट के लोगों का बदला करते हैं। वह सोचते हैं कि बहुत ज्यादा लोग बेकार हैं और बस ज्यादा खाना खाते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ज्यादा लोग यह कर पाएंगे। ज्यादा लोग ज्यादा खाना पा सकते हैं और कबीले की लड़ने की ताकत बढ़ा सकते हैं। नए सदस्य कबीले में नया खून लाते हैं। यह सोचकर मैंने तुरंत एक व्यापार मिशन दिया। एल्डरहॉर्न और शिकार पार्टी के सभी 7 सदस्य निकलेंगे। एक पानी का घड़ा, एक खाना पकाने का बर्तन और 3 मिट्टी के कटोरियों का इस्तेमाल करके लोगों और नमक के लिए बदला करेंगे। पानी का घड़ा 2 बड़ी औरतों के लिए बदलेंगे। खाना पकाने का बर्तन 2 लगभग बड़े लड़कों के लिए बदलेंगे। तीनों मिट्टी के कटोरियां पहाड़ी चट्टान से इकट्ठे किए गए कीमती नमक के क्रिस्टल्स के लिए बदलेंगे। अगर नमक नहीं है तो कटोरियां लड़कियों के लिए बदलेंगे। निर्देश देने के बाद समूह तुरंत निकल पड़ा। मैंने दूसरे कबीला के सदस्यों को काम बांटना जारी रखा। व्यापार पश्चिम के एक कबीले के साथ है। एक पहाड़ और एक घाटी के पार समूह जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यह कबीला रिवरस्टोन ट्राइब से थोड़ा बड़ा है, लगभग 80 से 90 लोग हैं। दोनों कबीले ने पहले भी एक दूसरे के साथ व्यापार किया है। एल्डरहॉर्न के समूह को व्यापार के सामान के साथ आते देख दूसरे कबीले का चीफ बॉल्डकैप तुरंत उनका स्वागत करने बाहर आया। एक छोटी बातचीत के बाद एल्डरहॉर्न ने अपने बैकपैक से एक मिट्टी की कटोरी निकाली और उसे दे दी। इसे नमक के लिए बदलो। बॉल्डकैप की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह मिट्टी की कटोरी अंदर और बाहर से चिकनी है और उसके कबीले के पत्थर के बर्तन से बहुत हल्की है। उसने तुरंत 2 कबीला के सदस्यों से सफेद क्रिस्टल्स का एक छोटा थैला लाने को कहा और उसे एल्डरहॉर्न को दे दिया। लेकिन एल्डरहॉर्न ने थैला देखा और अपना सर हिलाया। हमें और चाहिए, और इस बार हम 2 बड़ी औरतों के लिए भी बदला करना चाहते हैं। उसने ऑक्स से पानी का घड़ा निकालने को कहा। बॉल्डकैप हैरान रह गया। यह पत्थर का बर्तन बहुत बड़ा है, इतना ज्यादा पानी रख सकता है। लेकिन अगले ही पल वह हिचकिचाया। 2 औरतों को एक इतने बड़े पत्थर के बर्तन के लिए बदलना बिल्कुल अच्छा सौदा है। लेकिन अभी पतझड़ है, खाना इकट्ठा करने का मौसम, कम लोग मतलब कम फसल। लेकिन आखिर में वह मुस्कुराते हुए मान गया। एक कम आदमी मतलब कम खपत, है ना? यह तो एक जबरदस्त सौदा है। जल्दी ही 2 पतली औरतें लाई गईं। वह बड़ी बहनें थीं। बड़ी बहन एक बच्चे को पकड़े हुए थी। 4 साल का नंगा छोटा लड़का। लड़के की आंखें बंद थीं। वह हिल नहीं रहा था, जाहिर है बीमार था। हम इन 2 लोगों को तुम्हारे बड़े पत्थर के बर्तन के लिए बदलेंगे। वह छोटा लड़का हम मुफ्त में दे देंगे। बॉल्डकैप ने हाथ हिलाकर मना किया, जैसे वह दोनों औरतों को जल्दी करने को कह रहा हो। एल्डरहॉर्न ने दोनों कमजोर औरतों को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने स्टोन से खाना पकाने का बर्तन और बची हुई मिट्टी की कटोरियां अपने बैकपैक से निकालने को कहा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लड़कों का बदला कर सकते हो। बॉल्डकैप को अभी बड़ा घड़ा मिला था। अब छोटा वाला देखकर उसे पसंद आया, लेकिन उसने हाथ हिलाया, इशारा करते हुए कि वह बदला नहीं करेगा। यह देखकर एल्डरहॉर्न को सिर्फ मेरी सुबह की हिदायतों का पालन करना पड़ा। उसने वहीं पर दिखाया। उसने मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करके गोश्त की सूप का एक बर्तन पकाया। जल्दी ही बर्तन से खुशबूदार गोश्त की खुशबू आने लगी। दूसरे कबीले के सदस्यों के मुंह में तुरंत पानी आ गया। गोश्त ऐसे भी खाया जा सकता है? चीफ बॉल्डकैप उत्तेजित होकर एल्डरहॉर्न के हाथों से मिट्टी की कटोरी लेता है। यह कई टुकड़ों के पके हुए गोश्त और सूप से भरी हुई थी। बॉल्डकैप ने हिचकिचाते हुए एक घूंट लिया और तुरंत हैरान रह गया। हे भगवान, ये कितना स्वादिष्ट है! स्वादिष्ट सूप के ऊपर तेल की एक खूबसूरत परत तैर रही थी। वह नरम रसीला पके हुए गोश्त, एक निवाला और उसका पूरा शरीर कमाल का महसूस हुआ। बस कुछ बच्चे, बदला करो, जरूर बदला करो। अब बॉल्डकैप आखिर में उदार हो गया। उसने खुशी से लोगों को दे दिया और अपने चेलों से नमक के क्रिस्टल्स का एक बड़ा थैला लाने को कहा, जिसने ऑक्स का पूरा बैकपैक भर दिया। यह देखकर एल्डरहॉर्न ने संतुष्टि से सर हिलाया। समूह फिर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। वह 7 लोगों के साथ आए थे। 9 लोगों को पाने के बाद वह 16 लोगों के साथ वापस आए। यह शिकार पूरे दिन के शिकार से बेहतर है।
समूह जल्दी से चलता है और आखिर में शाम के करीब रिवरस्टोन ट्राइब वापस पहुंचता है। लेकिन जैसे ही यह नए लोग गुफा के मुहाने पर खुली जगह तक पहुंचे, वह सब हैरान रह गए। गुफा के मुहाने पर 4 पानी के घड़े, 4 बर्तन और कटोरियों का एक बड़ा ढेर जो फ्लिंट ने आज बनाया था। फ्लिंट मिट्टी के बर्तनों को एक बेवकूफाना मुस्कान के साथ घूर रहा था। यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। खुली जगह के दूसरे हिस्से में कई 100 बड़ी मछलियां सूखने के लिए लटकी हुई थीं। पास की औरतें सब खुशी से मुस्कुरा रही थीं। यह सब गोश्त है, अब वह गोश्त भी पकड़ सकती हैं। वह सब खुशी से मुस्कुरा रही थीं। नए बदले गए बड़े और बच्चे खास तौर पर हैरान थे। एक अकेला पत्थर का बर्तन 2 बड़ों के लिए बदला जा सकता है। इस कबीले के पास इतने सारे हैं और वह लटके हुए गोश्त सब खाने के लायक होने चाहिए। इस कबीले में आना काफी अच्छा लगता है। एल्डरहॉर्न लोगों को मेरे पास रिपोर्ट करने लाया। 8 नंगे लोग और एक नंगा बच्चा। मैं हर एक के पास से गुजरते हुए आंखें सिकोड़ता हूँ। वह सब हड्डियां और खाल थे। जाहिर है दूसरे दर्जे का सामान, लेकिन कोई बात नहीं। कबीला के पास खूब गोश्त है, एक सर्दियों में, और वह सब भर जाएंगे। मैं आखिर में बच्चे को पकड़े हुए औरत के सामने रुका। बच्चा हिल नहीं रहा था, चेहरा लाल हो गया था। मैंने बच्चे के माथे को छुआ। यह एक छोटी भट्टी की तरह जल रहा था। मैंने जल्दी से औरत को गुफा में खींचा। पहले मैंने माँ और बच्चे को लपेटने के लिए एक जानवर की खाल ढूंढी। उन्हें आग के गड्ढे के पास बैठने को कहा ताकि वह गर्म हो सके। इसी बीच मैं बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा। कोई दवाई नहीं है, मैं बुखार कैसे कम कर सकता हूँ? अचानक मेरी आंखें चमक उठी। स्क्रैपिंग थेरेपी बुखार कम कर सकती है, यह सोचकर मैं तुरंत तैयारी शुरू की। पहले मैंने आग के गड्ढे पर साफ मछली की सूप का एक बर्तन रखा। फिर मैंने खुरचने के लिए एक सही हड्डी ढूंढी। टेरर बीक की चोंच आधा मीटर लंबी थी। एक छोटा टुकड़ा तोड़ना काफी होगा। बच्चे को पकड़े हुए औरत को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने उसके बच्चे को छुआ था और तब से मैं तेवर चढ़ाए हुए था। उसे चिंता थी कि मैं उसके बच्चे को छोड़ दूंगा। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मैं चोंच के टुकड़े के साथ उसके पास गया। मुझे बच्चा दो, मैं उसे बचाने में मदद कर सकता हूँ। औरत शब्दों को नहीं समझी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ पिछले चीफ से बेहतर व्यवहार कर रहा हूँ। कांपते हुए उसने बच्चे को दे दिया। मैंने हड्डी के टुकड़े का इस्तेमाल करके बच्चे के शरीर पर लाल निशान बनाए। सोते हुए बच्चे का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसके मुंह से हल्की आवाजें निकली। जल्दी ही मैं बच्चे को अब लाल निशानों से ढका हुआ उसे वापस कर दिया। फिर मैंने मछली की सूप का एक कटोरा भरा और चम्मच से उसके बच्चे को खिलाया। बच्चा कई दिनों से भूखा होगा। उसने चखने पर तुरंत निगल लिया। मैंने चैन की सांस ली। अगर वह खा सकता है तो अभी भी उम्मीद है। जब तक वह कुछ देर में बुखार को पसीने से निकाल सकता है, यह छोटी जिंदगी बच जाएगी। औरत आखिर में शांत हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। यह जाहिर है उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। जैसे ही वह शांत हुई, उसका बच्चा भी शांत हो गया। उसका पेट 2 दिन से खाली गुरगुराने लगा। वह मछली की सूप को घूर रही थी, निगलते हुए। मैंने तुरंत मछली की सूप का एक कटोरा मछली के बड़े टुकड़े के साथ भरा और उसे दे दिया। फिर मैंने बच्चे को उसकी गोद से लिया, उसे जानवर की खाल में कसकर लपेटा और पकड़ लिया। अभी मेरा दिमाग परेशान है। एक मामूली बुखार भी मौत की सजा हो सकता है। खाने की समस्या टेम्पररीली हल हो गई है। कपड़ों का क्या? जितनी हो सके उतनी खाल जमा करने के लिए मुझे बड़े जानवरों का शिकार करना होगा, लेकिन अभी के हथियार यह नहीं कर सकते। भविष्य के शिकारों में मुझे साथ जाना होगा ताकि बेहतर हथियारों के लिए सामान ढूंढ सकूं। कम से कम मुझे कुछ जाल लगाने होंगे। मैंने चुपचाप कसम खाई। सर्दियां आने से पहले सबके पास कपड़े होंगे। सबके खाना खाने के बाद छोटा लड़का जाग गया, पसीने में भीगा हुआ, और उसे औरत को वापस दे दिया। मैंने खुद लड़के के बाल को ऊपर की तरफ बांधा और उसे एक नाम दिया, स्प्राउट। औरत बहुत खुश थी। नए कबीले के चीफ ने न सिर्फ उसके बच्चे को बचाया, बल्कि उसे खुद सबकी तरह हेयर स्टाइल भी दिया। इसका मतलब है कि मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया है। यह खत्म करने के बाद मैंने अपना सामान बनाना शुरू किया। मैंने एक काफी सीधी डंडी चुनी। मैंने टेरर बीक की टांग की हड्डी से बनाया हुआ भाले का नोक एक सिरे पर लगाया। एक पुराना हड्डी का भाला बन गया। फिर मैंने टेरर बीक की चोंच के कुछ टुकड़े तोड़े और उन्हें एक छोटी चाकू में पीस लिया। मैंने बचा हुआ सामान फ्लिंट को दे दिया ताकि वह अपना हथियार बना सके। अभी सामान में सिर्फ यह 2 चीजें हैं। मुझे सब कुछ खुद बनाना होगा। अगली सुबह जल्दी, जब तक को जब कबीला के सदस्य जाग गए, मैंने नए काम बांटे। फ्लिंट मिट्टी के बर्तन बनाना जारी रखेगा। हमें पहले यह पक्का करना होगा कि सबके पास एक कटोरी हो। बड़ी औरतें 2 टीम्स में बांट गईं, एक जंगली फल इकट्ठा करने के लिए, एक मछली पकड़ने के लिए। बचे हुए बच्चे मदद करने के लिए पीछे रुकते हैं। मैं खुद शिकार की अगुवाई करता हूँ। शिकार पार्टी के पूरे सदस्य और मेरे 2 आम अनुयायी और स्किप और नए मिले हुए भाई रीड और ब्रुक भी 11 लोगों की टीम बनाते हैं। हम सूरज निकलते ही जंगल में चल पड़े। जंगल में घुसने के बाद शिकार पार्टी फैल गई। हर बड़ा आदमी अपना शिकार खुद करता है। मैं अपने 4 छोटे अनुयायियों को लाया। वह बैकपैक और घास की रस्सी का एक गुच्छा लेकर मेरी मदद करने के लिए। इस जंगल के ज्यादातर पेड़ों पर फल लगते हैं। हर पेड़ 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। तनों को देखकर जो 1 मीटर से ज्यादा मोटे हैं, मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता।
नहीं, जमीन पर कचरा फैला हुआ है। दूर से मैं बड़े पक्षियों को जमीन पर खाना ढूंढते देख सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं किसी जानवर का शिकार नहीं करता। एक अच्छे शिकारी के रूप में मुझे पहले यह समझना होगा कि मेरे शिकार के इलाके में क्या है। जल्दी ही मुझे जंगली सुअर के निशान मिले। उलझे हुए पैरों के निशानों से लगता है कि यह एक समूह है, लेकिन उन निशानों की गहराई ने मुझे सच में डरा दिया। वजन कम से कम 1000 पाउंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं उस दिशा में ध्यान से आगे बढ़ा। आखिर में एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मेरी आंखें चमक उठीं। घाटी में आगे एक चमकता हुआ नाला। पश्चिम में बड़े बड़े सरकंडे उगते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा थंडरबोर पानी पी रहे हैं। जाहिर है एक पूरा परिवार। मुख्य नर का वजन शायद 1500 पाउंड है। उसके पीछे 3 मादा सुअर और 1 दर्जन से ज्यादा छोटे सुअर थे, जो घरेलू सुअरों के आकार के थे। मुझे जाल लगाने होंगे। मैं चुपचाप पीछे हटा, जमीन के करीब रहते हुए, और जंगल में वापस आ गया। मेरे छोटे अनुयायी डर गए थे। उन्होंने कभी इतना बड़ा शिकार नहीं देखा था। मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। मैंने अकेले जाल लगाना शुरू किया। सुअर के निशानों पर घास की रस्सी का इस्तेमाल करके मैंने कई फिगर 6 जाल बनाए। दूसरे सिरे को सीधा बड़े पेड़ों से बांध दिया। जैसे ही एक खुर अंदर पड़ता है, जाल खुद ब खुद कस जाता है। जितना वह तड़पता, उतना ही वह कस जाता। सुरक्षा के लिए मैंने लड़कों को पेड़ों पर चढ़ाया। अब मुझे बस सुअरों के समूह को वापस मोड़ना है। मैं चुपचाप नाला के दूसरे किनारे पर घूम गया। मैंने खुद को मिट्टी से ढका, 2 टहनियां उठाईं और अचानक झाड़ियों के पीछे से उछलकर बाहर आया, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए। सुअरों के समूह ने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। वह तुरंत जंगल की तरफ भागे। मैं पीछे से पीछा करता रहा, दौड़ते हुए चिल्लाता रहा। जल्दी ही आगे से दर्द भरी चीखें गूंजी। जब मैं जाल वाले इलाके तक पहुंचा तो मैंने मुख्य नर को जाल वाले इलाके में देखा। एक बड़ी मादा सुअर जमीन पर लेटी हुई थी। मेरी घास की रस्सी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। मैं ध्यान से अपने हड्डी के भाले के साथ करीब गया। सही समय देखकर मैंने जोर से उसके खुले मुंह में घुसाया। तेज हड्डी का भाला उसकी गर्दन के पीछे से सीधा निकल गया। खून ऐसे उछला जैसे वह आजाद हो। कुछ ही पलों में 1500 पाउंड का जानवर आखिर में गिर गया। उसका शरीर कभी कभी फड़फड़ा रहा था। मैंने आखिर में चैन की लंबी सांस ली, लेकिन जल्दी ही एक समस्या सामने आई। 5 बच्चे इस बड़े सुअर को वापस कैसे ले जाएंगे? पास में तड़पती हुई मादा सुअर को देख